बोधिवार्ता की मनन की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला में हम एक विषय लेते हैं और उस पर मनन करते हैं। जिनकी भी रुचि है मनन में वो उसको लिखते हैं और मुझे भेजते हैं। यदि आप पहला भाग देखें श्रृंखला का तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी। अगले मनन का विषय भावना। भावनाएं क्या है, क्यों प्रकट होती है, कहाँ से आती है, कैसे आती है, किसकी है, भावनाओं में कितना सत्य है, भावना को क्या काम है, इस विषय पर आपको मनन करना है और मुझे भेजना है। कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है, इसके लिए आप पहला भाग देख सकते हैं इस श्रृंखला का। वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी और ईमेल भी मिलेगा। एक छोटा सा परिवर्तन मैंने किया है। जो भी आप लेख वगैरह, वीडियो या फिर रिकॉर्डिंग भेजते हैं वो अब से गूगल ड्राइव पर जाने वाली है। वहाँ पर आप सब ने जो उत्तर भेजे थे वो पहले ही मैंने डाल रखे हैं। तो इससे ऐसा होगा कि आपको इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ेगा कि इसका लिंक कहाँ है, उसका लिंक कहाँ है। सब एक जगह है, सब पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और उसकी कड़ी YouTube में नीचे संदेशों में आपको हमेशा मिलेगी। पिछला विषय था विचार और बहुत से उत्तर आए हैं, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। तो इस वीडियो के अध्याय बना रखे हैं, आप सीधे समय पर क्लिक करके वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ से आपको सुनना है। सबसे पहला उत्तर आया था वो है शशांक का, जो उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं आपको इस पर अपनी प्रतिक्रिया हिंदी में ही दूंगा। इन्होंने विचार को एक प्रक्रिया कहा है जिसके द्वारा हमें नई जानकारी मिलती है, और एक बहुत अच्छा चित्र भी इन्होंने बनाया है। और उन्होंने कहा है कि विचार स्मृति से आते हैं, वापस स्मृति में चले जाते हैं, और ये सब अनुभवकर्ता के पर्दे पर हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी परिभाषा है। हाँ, विचार एक प्रक्रिया है और स्मृति से ही आती है, बिल्कुल सही है। कहने को हम उसको वृत्ति कह देते हैं कि चित्त वृत्ति है विचार। और इन्होंने एक बहुत रोचक बात लिखी है कि विचार क्या नहीं है, ये भावना नहीं है, ये वासना नहीं है, ये इंद्रियों की वृत्ति नहीं है। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने विवेक का प्रयोग किया है यहाँ पर, क्योंकि आम जनता जो है, चाहे भावना उठे, चाहे इच्छा उठे, चाहे जो भी हो, चाहे वो कल्पना हो, सभी को विचार कह देती है। तो इनको विचारों के प्रकार कहा जा सकता है, लेकिन आमतौर से जो विचार है वो हमारे बुद्धि के स्तर पर जो उठता है उसे हम विचार कहते हैं। विचार क्यों है, तो इन्होंने लिखा है कि विचार वासना को प्रकट करने का एक माध्यम है, और जो वाणी है वो विचारों का ही प्रकट रूप है। इन्होंने लिखा है कि कारण वासना है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। विचार कैसे आते हैं, तो उन्होंने 4 कारण दिए हैं। अनुभवकर्ता, स्मृति, वासना और इंद्रियां, ये चारों जब मिल जाएं तो विचार पैदा होते हैं। विचार कब आते हैं, तो उन्होंने लिखा है जो इंद्रियों से देखा जाता है उसकी प्रतिक्रिया विचार हैं, और वासनाओं से भी विचार प्रकट होते हैं। जब भी ये दोनों होते हैं तो वहाँ विचार दिखते हैं, जो बिल्कुल ठीक है। विचार कहाँ है, इन्होंने लिखा है कि विचार भौतिक शरीर से तो सूक्ष्म है, लेकिन भावनाओं, इच्छाओं आदि से स्थूल हैं। ये बात यहाँ पर चूक हो गई। इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं स्थूल शरीर से, सबसे पहले विचार देखने को मिलता है। इसमें मतभेद हो सकते हैं, वो मैं जानता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से हमने चित्त की परतें बनाई हैं उसमें विचार बुद्धि के स्तर पर होते हैं, जबकि भावनाएं हैं वो सब निचले स्तरों पर होती हैं। सुख, दुख, पीड़ा, भोग, ये सब निचले स्तरों पर होता है, जो पशुओं में भी पाया जाता है। पशुओं में विचार इतना प्रकट नहीं है जितना मनुष्य में है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी परत विचारों की है वो सूक्ष्म है। फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि चेतना भी विचारों से स्थूल है, जो बात सही नहीं है। विचार चेतना से स्थूल है, क्योंकि चेतना विचारों को देख सकती है, विचार चेतना को नहीं देख सकते। फिर इन्होंने लिखा है कि मस्तिष्क के अंदर विचार रहते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। इसमें आपका कोई अप्रोक्ष अनुभव उपयोग में नहीं लाया गया। ये सुनी सुनाई बात है, ये पड़ी हुई बात है, जिसमें कोई सत्य नहीं है। स्नायु तंत्र में जो गतिविधि है वो विचारों की वजह से है। इसका अर्थ ये नहीं कि विचार वहाँ पर है। जैसे सभी जानते हैं चित्त वृत्ति है, तो हम कह सकते हैं कि विचार चित्त में है, स्नायु तंत्र में नहीं। स्नायु तंत्र एक परत है,
जो आती जाती है, स्थूल परत है, विचार सूक्ष्म है। जिन वृत्तियों के कारण विचारों की गतिविधि दिखाई पड़ती है, उन्हीं वृत्तियों के कारण स्नायु तंत्र की गतिविधि भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि सब जुड़ा है। एक जगह कुछ गतिविधि हो तो उसका अर्थ ये नहीं कि दूसरी जगह उस वजह से गतिविधि है। ये बात बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं जानते, इसीलिए ये सब लिखा गया है और आपने वो पढ़कर यहाँ दोहरा दिया है। विचारों की और स्नायु तंत्र की वृत्तियों का कारण एक हो सकता है, एक का कारण दूसरा नहीं हो सकता। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। ज्ञानी से पूछेंगे तो उसको सब पता रहता है, किंतु न डॉक्टरों को पता है, न ये जो स्नायु तंत्र का अध्ययन करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, ये सब उनको किसी को नहीं पता विचार किसके हैं। तो उन्होंने कहा अहम उस पर अधिकार जमा लेता है, जो बिल्कुल सही है। और उन्होंने दो तरह के विचार बताए हैं, एक जो अहम से आते हैं, दूसरे जो बुद्धि से आते हैं। बुद्धि से आने वाले विचार सत्य असत्य के बारे में होता है, कुछ धारणाओं के बारे में होते हैं। अहम के विचार जो है रक्षण भक्षण वगैरह के बारे में होते हैं, तो इसमें अर्ध सत्य है। अहम विचार नहीं कर सकता, ध्यान रखें। अहम विचारों को उत्पन्न नहीं करता, अहम स्वयं एक विचार है। इस बारे में मनन करें। जिन लोगों में अहम हावी होता है, उनके विचार ना के बराबर होते हैं, आवेग होते हैं बस। जो अहम चाहता है वो तुरंत हो जाता है, उस पर कोई विचार नहीं होता। छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं, इस तरह के होते हैं। ये बहुत ही मूढ़ व्यक्ति इस तरह के होते हैं, जिनमें अहम भाव बहुत है, वो इस तरह के होते हैं। जबकि जो विचारशील व्यक्ति है, अहम जो भी करता रहे, उनके विचार बताते हैं क्या कर्म करना है। तो अहम विचारों को नहीं चलाता, विचार अहम को चला सकते हैं, क्योंकि ऊपर है अहम से। फिर उन्होंने लिखा है कि इनका कोई स्वामी नहीं है विचारों का, जो बात सही है। विचार कितने हैं, तो उन्होंने वही बताया कि अहम द्वारा रचित विचार है, फिर बुद्धि द्वारा रचित विचार है, और ऐसे विचार हैं जिनका कोई निष्कर्ष नहीं होता, जिन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, और तार्किक विचार जिसमें मनन और विज्ञान आदि आता है। तो आपने ये वर्गीकरण कर दिया विचारों का, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितने हैं वो नहीं बताया, क्योंकि विचार तो अनंत है। कितने तरह के हैं वो आपने अपना एक वर्गीकरण दिया है, जो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आप सही तरीके से वर्गीकरण करें तो बहुत तरह के निकल आएंगे। एक बड़ी रोचक बात है कि यदि विचार पूरी तरह बंद हो जाए तो भी जीवन वैसा ही चलेगा जैसे चल रहा है। ये योगियों ने अनुभव किया होगा कि विचार ना करे तो जीवन और अच्छा चलता है। वैसे ही जो वैज्ञानिक है या जो ज्ञानी है, विचार ना करे तो उनको उत्तर जल्दी आते हैं। तो बहुत से लोगों ने कहा है कि विचार तो एक बाधा है कुछ बड़ा काम करने के लिए। जैसे आपने कहा कि क्रिएटिविटी विचारों से आती है, जो ठीक नहीं है। उस पर विचार हो सकते हैं, एक बार जो रचना हो गई उस पर विचार हो सकते हैं, रचना विचारों से नहीं होती। ये सभी कलाकारों का अनुभव है। पूछ सकते हैं आप, जब वो कुछ विचार नहीं कर रहे होते, जब अपना काम चुपचाप कर रहे होते, तो सबसे अच्छी रचना बनती है उनकी। यदि विचार कर करके बनाए तो शायद उसमें वो बात नहीं होती। आप स्वयं देख सकते हैं, यदि आप गाते हैं तो गाते समय कितने विचार आते हैं मन में, ये सुर लगाऊं या वो सुर लगाऊं, यहाँ ताल शुरू होगी या वहाँ ताल शुरू होगी, यहाँ सम है या वहाँ सम है। यदि आप ये विचार करते रहे तो वो गाना नहीं होगा, वो तो शोर हो जाएगा। जब एक गायक गाता है तो उसके विचार शून्य होते हैं, इसीलिए वो सुनने में इतना मधुर लगता है। तो बहुत अच्छा प्रयास है इनका, बहुत सोच विचार के इन्होंने लिखा है। लेकिन मुझे एक चीज़ इसमें देखने को मिली, जब भी मैं इस तरह के लेख पढ़ता हूँ साधकों के लिखे हुए, तो उनके मन में झांकने का अवसर मिलता है मुझे। तो यहाँ शशांक के मन में एक समस्या है। इनका पुराना ज्ञान बहुत मजबूत है, अभी भी पुराना छोड़ा नहीं है इन्होंने, अभी भी प्रमाण नहीं अपनाया है, देखने की कला नहीं आई है। ज्ञान मार्ग में प्रमाण जो है वो अप्रोक्ष अनुभव और तर्क हैं। यदि आपसे वो वीडियो छूट गया हो तो आप दोबारा देख सकते हैं जाकर ज्ञान मार्ग की श्रृंखला में कि ज्ञान के प्रमाण क्या हैं। दूसरों की कही हुई बातें, किताबों में लिखी हुई बातें जो मदारोपण हुए हैं बचपन से, उनसे ज्ञान नहीं मिलेगा। उनसे इस तरह के बेतरतीब अनियमित विचार ही आएंगे, गलतियां होंगी। आपको जब मनन करना है तो देखना है पहले कि भाई ये जो मैंने वाक्य लिखा है वो मेरे अनुभव और तर्क के हिसाब से है या नहीं। इसीलिए मैंने 7 दिन दिए हैं सबको। केवल लिख कर भेज न दें, बस
मैंने कम से कम कहा है 24 घंटे जो आपने लिखा है उसको पढ़ा रहने दें वैसे ही, क्योंकि जो लिखा गया है हो सकता है कि वो आदत की वजह से आया हो, पुरानी आदत की वजह से आया हो, आपका पुराना ज्ञान हो जो भरा गया है समाज के द्वारा। 24 घंटे बाद बुद्धि को थोड़ी मोहलत मिल जाती है। अब आप देखेंगे और प्रयास करेंगे देखने का, ये मैंने वाक्य लिखा था, इसके पीछे मेरा अनुभव कितना है और स्मृति से क्या आ रहा है, जो भरा हुआ है मेरे अंदर, ये वाक्य वहाँ से तो नहीं आ रहा, मेरे पास प्रमाण क्या है जो मैंने लिखा है उसका। ये होता है मनन। और इसीलिए मैं लिखने पर अधिक जोर देता हूँ, क्योंकि यदि आपने केवल सोचा है तो वो तो उड़ गया, अगले 24 घंटे बाद तो याद भी नहीं रहेगा क्या सोचा था। तो यही आम व्यक्ति का जीवन है, यही जो साधक नहीं है उनका जीवन है। सोचते रहते हैं दिन भर, अगले दिन सब उड़ जाता है क्या सोचा था, उसमें उनकी ऊर्जा नष्ट होती है, उन विचारों का कोई फल नहीं निकलता। तो मनन जो है केवल बैठकर सोचना है, जो मन में आए वो लिख देना नहीं है। जो ज्ञान मार्ग में जो मूलभूत सिद्धांत बताए गए हैं उनका भी उपयोग करना है आपको मनन में। सत्य क्या है असत्य क्या है ये इन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि शायद इनका सत्य का कोई मानदंड नहीं है अभी तक। तो ज्ञान मार्ग की श्रृंखला भाग 1 से शुरू करें, ये मेरा आपके लिए सुझाव रहेगा। इसके बाद शीला का अति सुंदर लेख आया है विचारों पर। इन्होंने विचारों की परिभाषा की है, जो लगातार गतिशील रहने वाली परमानसिक रचनाएं हैं वो विचार है। ये रचनाएं स्मृति के रूप में है या संस्कार के रूप में है, ज्ञान की छाया प्रति है। बड़ा रोचक आपने इसका वर्णन किया है विचारों का, ज्ञान की छाया प्रति जो अनियमित रूप से चित्त में प्रस्फुटित होती रहती है। विचार एक ऊर्जा है और इसे हम मन के रूप में मनस पटल पर अनुभव करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर संस्कार हैं, ऐसा लगता है इनका कोई गुरु है या कोई अच्छी किताब पढ़ी है इन्होंने, बहुत अच्छी भाषा है, दार्शनिकों की भाषा है। एक इसमें गलती है, आपने इसको परमानसिक रचनाएं कहा है, रचना नहीं है ये, वृत्ति है, और परामानसिक नहीं है, मानसिक है। जैसे आपने लिखा ही है बाद में कि मन के रूप में हम इसका अनुभव करते हैं, तो ये परामानसिक रचनाएं इसके पीछे हैं। वृत्ति परामानसिक रचनाओं से आई है, लेकिन जब विचार दिखाई देता है तो वो पूरी तरह से मानसिक है, वस्तु के रूप में दिखाई देता है विचार। और ये बहुत सही है कि इसी को हम मन कहते हैं। मन की परिभाषा ही ये दी गई है, जो सोचता है वो मन है, जहाँ से वो मानव, मैनकाइंड, ह्यूमन ये शब्द आए हैं। मनुष्य, सोचने वाला प्राणी, विचार करने वाला प्राणी मनुष्य। ये वृत्ति पशुओं में नहीं होती या बहुत कम होती है। तो आप अगर ऐसे लिख देते कि जो वृत्ति इन संग्रहित परमानसिक रचनाओं के कारण है, अनियमित रूप से चलती रहती है, वो विचार है, तो बिल्कुल ठीक हो जाता, फिर 100% ठीक हो जाता। आम जनता मन को माइंड के रूप में इसका अनुवाद कर देती है अंग्रेजी में, जो पूरी तरह गलत है। मन एक छोटा सा भाग है संपूर्ण चित्त का, जो विचारशील है वो मन है। इसके बारे में अंग्रेजी में कोई भी शब्द नहीं है, वहाँ पर सब कुछ माइंड है। उन्होंने कहा है बुद्धि यदि हम उपयोग नहीं करें तो ये चलते रहते हैं अनियमित तरीके से, एक के पीछे एक रेलगाड़ी की तरह आते रहते हैं, जो बुद्धिहीन विचार हैं। और ये वृत्ति है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बेकार है ये वृत्ति। और मनुष्य में इतनी बढ़ गई है कि जो जागृत अवस्था है वो संपूर्ण अवस्था विचारों में ही जाती है। भावनाएं आकर चली जाती है, कल्पनाएं आकर चली जाती है, अनुभूतियां आकर चली जाती हैं, विचार चलते रहते हैं, विचार नहीं जाते। कुछ लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यदि नकारात्मक हो गए विचार, उनमें विष घुल जाए यदि विचारों में आपके, क्योंकि विषैले संस्कार हैं तो उससे उठने वाले विचार भी विषैले होंगे। अब दुख बहुत देते हैं ऐसे विचार, बार 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 वही चलता रहता है फिर, और लोग परेशान हो जाते हैं, ये विचार बंद कैसे हो, बताइए गुरुजी, विचार कैसे बंद कर दूं। तो दुर्भाग्य की बात है कि इसका कोई बटन नहीं है जो दबाए और बंद हो गया, क्योंकि अपने आप होता है। बहुत सशक्त है, इन्होंने लिखा है। इन्होंने एक गलती यहाँ पर फिर से की है कि इन्होंने कहा कि वो दिखते नहीं हैं और केवल संत इन विचारों की छवि अपने ज्ञान के प्रकाश में देख सकते हैं। अब देखने का क्या अर्थ है वो तो मुझे पता नहीं है। इन्होंने देखना ये शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया है। आंखों से तो नहीं दिखेंगे, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन सूक्ष्म इंद्रियों से दिखते हैं। क्या आपको आपके विचारों का अनुभव नहीं हो रहा है, अर्थात दिख रहे हैं, सूक्ष्म इंद्रियों से दिख रहे हैं, स्थूल से नहीं।
अब ऐसा संत मैंने कहीं नहीं देखा जो स्थूल इंद्रियों से विचारों को देख ले, वो नहीं संभव है। जब हम कहते हैं कि संत ज्ञानी या योगी अपने विचारों को ज्ञान के प्रकाश में देखता है, तो उसका अर्थ ये होता है कि उसकी संवेदनशीलता 1000 गुना है आम आदमी से सूक्ष्म विचार उसको ज्ञात हो जाता है। कभी कभी विचार आने से पहले उसका एक और सूक्ष्म रूप है, वो भी ज्ञात हो जाता है। आप देखेंगे जब आप विचारों को जानते हैं तो वो शब्दों के रूप में आता है। जैसे कि हम अंदर ही कुछ बोल रहे हो, अंदर ही हमारे कहानी चलती रहती है। लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो शब्द के पहले भी एक विचार है जो बाद में शब्दों में बनता है। उसको भी देखना संभव है। उसके बाद आपको उसको शब्दों में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत से लोगों का अनुभव होगा। थोड़ी देर बाद वो शब्दों में बदलता है, उसके बाद वो विचारों की रेलगाड़ी चलती है, वो अलग बात है। लेकिन विचार एकदम पलक झपकते आ जाता है, जिसको बाद में शब्दों में बदलने में कई घंटे लग जाते हैं। तो ये बड़ी रोचक बात है विचारों के बारे में। आप जितना इस पर ध्यान देंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गलती है। इनको ये कहना चाहिए था कि विचार स्थूल इंद्रियों से नहीं दिख सकते। वैसे तो कुछ भी जो भी चित्त में चल रहा है वो स्थूल इंद्रियों से नहीं दिख सकता, सूक्ष्म इंद्रियों से दिखेगा। और जो भाषा के रूप में प्रकट है विचार, या कल्पनाओं के रूप में प्रकट है, वो तो करीब करीब स्थूल होता है, करीब करीब। जैसे शशांक ने लिखा था कि बाद में वही वाणी में प्रकट होता है। कभी कभी बोलते ठीक वैसा है जैसा सोचा है, शब्द भी वही होते हैं। विचार का कारण क्या है? इन्होंने लिखा है ये विकास की प्रक्रिया का स्वरूप हमें मिला है। और भी इन्होंने 3-4 वाक्य लिखे हैं जिसमें कारण नहीं दिखाई दिया मुझे। इसका उत्तर बड़ा आसान है। विचारों के कारण वासनाएं हैं। विकास क्रम की वजह से वो ये जो वृत्ति बहुत बढ़ गई है, शक्तिशाली हो गई। जैसा आपने लिखा है वे बलशाली हो गई है, तीव्र हो गई है। जैसा कि मैंने कहा था कि सभी परतें सभी चित्तों में पहले से है। किसी में विकास नहीं हुआ है, किसी में विकास हो गया है। यहाँ तक कि मनुष्यों में भी ऐसा ही हुआ है। जो आदिवासी है या जो छोटे हैं अभी, या बहुत बूढ़े हो गए हैं, या जिनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है, उनके विचार भी इतने नहीं होते हैं। जैसे घने जंगलों में, अफ्रीका के घने जंगलों में रहने वाले आदिवासी, उनका लोगों ने अध्ययन किया है। उन्होंने देखा कि दिन में 20-25 विचार आकर चले जाते हैं उनके। उन्होंने पूछा भाई तुम विचार क्यों नहीं करते? तो उन्होंने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, वो तो जब आते हैं तब आते हैं, मैं क्यों करूं? जबकि एक जो आधुनिक मनुष्य है, जो शहरों में रहने वाला मनुष्य, पढ़ा लिखा मनुष्य है, उसमें हजारों विचार होते हैं और वो यही सोचता है कि मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कौन आदि है और कौन आधुनिक है, ये आप स्वयं जान सकते हैं। ये यदि बहुत विचार बहुत बढ़ गए तो वो एक तरह की मानसिक बीमारी है। उसी तरह से है जैसे भावनाएं बहुत बढ़ जाएं, अनियंत्रित हो जाएं, क्या करते हैं हम? पागल खाने में डाल देते हैं। यदि हम बहुत बढ़ जाए, अनियंत्रित हो जाए, तो क्या हो जाता है? वो आतंकवादी हो जाता है व्यक्ति। उसका हम सर कलम कर देते हैं, गोली से उड़ा देते हैं। विचार बहुत हो जाए, संतुलनहीनता हो जाए, कुछ नहीं करते उसका। लेकिन हाँ, कुछ एक सीमा पार करने के बाद वो पागलपन दिख जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बड़बड़ाते रहते हैं बैठे बैठे। जो विचार है वो प्रकट होते रहते हैं उनकी वाणी से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब वो सीमा लांघ गए हैं विचार। अब उन्होंने चित्त की वृत्ति को भ्रष्ट कर दिया है। प्रक्रिया क्या है विचारों की? इन्होंने कहा ये अपने आप चलती रहती है। जैसे उबलते हुए पानी में बुलबुले आते हैं, वैसे ही प्रक्रिया चित्त में चल रही है। और इन्हें हम चित्त वृत्तियों के रूप में जानते हैं, जो बिल्कुल सही है। जो पानी का, बुलबुलों का आपने जो उपमा दी है वो बिल्कुल सही है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि सतह तक जाने की प्रक्रिया में वो सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा पकड़ में आ जाते हैं। यही हम विचार के रूप में अनुभव करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है सभी का यही अनुभव होगा। कहाँ पकड़ते हैं आप उनको, उससे उनकी सूक्ष्मता निर्धारित होती है। वहाँ अनुभव बदल सकता है। कुछ लोग कहेंगे जब तक मैं बोल न दूँ वो विचार नहीं कहता मैं उसे, तो स्थूल विचार हो गया। कुछ लोग कहते हैं जब तक मैं उसको मन में न दोहरा दूँ भाषा में, तब तक वो विचार नहीं हुआ। तो ये बीच का विचार हो गया, न स्थूल रहा न सूक्ष्म रहा। कुछ गिने चुने लोग हैं जिनका अच्छा नियंत्रण है। वो कहते हैं वो भाषा में या चित्रों में, ध्वनियों में प्रकट होने से पहले ही मैं पकड़ लेता हूँ। है तो वही ऊर्जा है। आपने कहाँ पर उसको पकड़ा है, कितनी सूक्ष्म इंद्रिय आपने उपयोग में लाई है, उस पर आधारित है। उससे आपका अनुभव भिन्न हो सकता है। सारी प्रक्रिया तो वही है।
विचार कब से है? तो इनका उत्तर बिल्कुल सही है कि आयु बढ़ने के साथ साथ विचार प्रकट होने लगते हैं। इन्होंने लिखा है इसका कोई निश्चित समय नहीं है। आप थोड़ा खोज सकते हैं, इसमें मतभेद हो सकते हैं कि किस आयु में विचार ठोस हो जाते हैं। और मेरा स्वयं का अनुभव है कि 15 से 20 वर्ष की आयु में ये पता चलने लगता है कि ये मेरे विचार हैं, और जानबूझकर विचार करने की योग्यता आ जाती है। उसके पहले उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती, अविकसित होते हैं, अधिक सोच नहीं पाता वो बालक, और सब कुछ सिखाना पड़ता है। जैसे बुद्धि का उपयोग सीखना पड़ता है हमें, वैसे विचार करने की कला भी सीखनी पड़ती है। कुछ लोग ये नहीं सीख पाते। उनकी बातें ऐसी रेलगाड़ी की तरह शुरू होती है और रेलगाड़ी की तरह ख़त्म नहीं होती। इसका अर्थ है कि विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं आया है। जिनका नियंत्रण आ गया है विचारों पर, आप उनसे बात करेंगे, वो सोचते अधिक हैं, बोलते कम है, और जब बोलते हैं तो विचारों का निचोड़ उनके वाक्य में रहता है, रेलगाड़ी नहीं रहती। जो कवि है या अच्छा लेखक है वो जानता है 1000 शब्दों को 4 शब्दों में कैसे कहना है। आपने ये सब संस्कृत के श्लोक वगैरह देखे ही होंगे। एक श्लोक पकड़ लें आप, उसका व्याख्यान 1 घंटे तक कर सकते हैं, क्योंकि इतना उसमें भरा गया है उन 2 लाइनों में। वर्षों के विचारों का निचोड़ उन्होंने 2 पंक्तियों में डाला है उस श्लोक में। हम तो इतने बड़े मास्टर नहीं हैं, हमको तो 20-30 लाइनें बोलनी ही पड़ती है जब बोलते हैं। तो विचार कहाँ है? इन्होंने लिखा है इसे मनोमय कोश कहा गया है, निश्चित स्थान पर नहीं है, इसका अनुभव मानस पटल के रूप में करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, विचारों का कोई स्थान नहीं है, या ये कह सकते हैं चित्त में है और चित्त का कोई स्थान नहीं। स्थान वस्तुओं का रहता है जो स्थूल इंद्रियों से स्थूल जगत में दिख जाती हैं। कुछ लोगों की मान्यता है विचार मेरे अंदर चल रहे हैं। विचार कौन है, किसके हैं? कुछ लोग अपने विचारों को ही मैं मान लेते हैं। तो शीला ने कहा है कि पूरी तरह वैयक्तिक होते हैं, लेकिन कभी कभी बाहरी वातावरण से भी इसमें समावेश हो जाता है और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ये बात सही है कि हम समझते हैं कि ये मेरे विचार हैं, लेकिन एक भी विचार आपका नहीं है, सभी बाहरी हैं। इस बात पर मनन करें। एक भी मेरा नहीं है, कोई नहीं जानता है कहाँ से आते हैं। इन्होंने कहा है कि किसी जगह पर जाने से कुछ परिवर्तन आता है विचारों में। हाँ, वो जगह में भी नहीं है विचार। पहला वाक्य थोड़ा ठीक लगता है मुझे, लिखा है विश्व चित्त में प्रसारित तरंगे सर्वत्र फैली हुई है। हाँ, ये बात सही है। विचार किसी न किसी स्मृति से आते हैं, और फिर ये उस व्यक्ति पर निर्भर है कि उसको अपना कहता है या किसी और का कहता है। ये विवेक बहुत कम लोगों में आता है, यहाँ तक कि ज्ञानी जनों में भी ये विवेक नहीं होता है कि विचार किसका है। ज्ञान मार्ग पर हम एक लाइन में कह देते हैं कि चित्त की वृत्ति मेरी नहीं है। चाहे विचार हो चाहे कोई और वृत्ति हो, हजारों तरह की वृत्तियां हैं, उनमें से एक भी मेरी नहीं है। विचार भी मेरा नहीं है, और ये विचार मेरा है, वो विचार मेरा नहीं है, ये तो बिल्कुल कहना ही ठीक नहीं है। सभी विचार मेरे नहीं है। यदि अहम की दीवारें नहीं होती, यदि उत्तरजीविता का दबाव नहीं होता, तो आप देखते सभी विचार आपके हैं। करोड़ों करोड़ों लोगों के विचार आपको बैठे बैठे दिख जाते हैं, किंतु हमने अपने आप को बड़ा सीमित कर लिया है, क्योंकि जीवित भी रहना है मनुष्य रूप में, इस प्राणी के रूप में, तो हमने उसको काट कर आधा प्रतिशत कर दिया है। तो अब जिस स्मृति से आते हैं विचार, हम उसको मेरा कह देते हैं कि मैं हूँ और ये विचार मेरे हैं, जो एक भ्रम है, आभास है। कितने हैं? तो इन्होंने लिखा है उसकी गणना संभव नहीं है, जो बिल्कुल ठीक है। अनगिनत है, वो आते ही रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा स्वप्न अवस्था में भी विचार चलते रहते हैं। जो स्वप्न चरित्र है वो भी सोचता रहता है वो भी चुपचाप सब सपना नहीं देखता। मान्यता है, इन्होंने लिखा अपनी डफली अपना राग है, जो बिल्कुल सही है क्योंकि विचार क्या है कोई नहीं जानता। अपनी अपनी मान्यता बना ली है लोगों ने, और क्योंकि जानते नहीं तो अहित ही होता है उनका विचारों से, हित नहीं होता। ये विचार जो हमें मिले हैं चित्तवृत्ति के रूप में, इनका बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है यदि आपके नियंत्रण में आ जाएं तो। जैसे कि हम कहते हैं, बड़े बूढ़े आपको कहते होंगे, कुछ करने से पहले विचार कर लेना इस बात पर, जाओ 3 दिन तक विचार कर लो पहले, उसके बाद कुछ करना। तो इससे हमें पता चलता है कि इसका महत्व बहुत है, लेकिन एक आम व्यक्ति उसका उपयोग नहीं कर पाता। हीरे मिले हैं हमें, उसको पत्थर समझ के हम उपयोग करते हैं। विचारों में ऊर्जा नष्ट होती है,
आपने एक बात और ध्यान दी होगी कि निर्णय पहले हो जाता है, विचार बाद में आते हैं। इस बारे में मैं और कुछ नहीं कहूँगा। ये एक तरह की पहेली है, आप सुलझाने का प्रयास कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं निर्णय विचार लेने के बाद करता हूँ। इस बात में सत्य नहीं है। निर्णय पहले हो जाता है, विचार बाद में आते हैं कि अब मैंने निर्णय लिया है, अब क्यों सही है वो निर्णय। और जब ये विचार होकर चले जाते हैं तो व्यक्ति कहता है मैंने बहुत सोचा है इस बारे में, और वो करता वही है जो उसका पहला निर्णय होता है। कभी कभी लगता है कि उसने अपनी दिशा बदल दी, वो इसीलिए क्योंकि निर्णय बदल देता है। पहले निर्णय बदलता है, फिर विचार बदलते हैं। तो वो कहता हुआ मिलेगा कि मैंने पहले ऐसा सोचा था, फिर मैंने बदल दिया, अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो इस बात में क्या तथ्य है? आप स्वयं का अनुसंधान करके जान सकते हैं आप क्या कर रहे हैं, आपके विचार कैसे होते हैं, आपके निर्णय कैसे होते हैं। इस पर आप ध्यान दीजिए, बारीक ध्यान दीजिए। जैसे हम सुई में धागा पिरोते समय ध्यान देते हैं, वैसे अपने चित्त पर ध्यान दीजिए। आपको विचारों के सभी रहस्य पता चल जाएंगे। कुछ छुपा नहीं है यहाँ पर, बस ध्यान नहीं है आपका। इन्होंने ये भी लिखा है कि सही दिशा यदि दी जाए बचपन से तो मानवता अपने उच्चतम शिखर पर होगी। एक बात आप यहाँ पर जान लें कि विचार अभिव्यक्ति है। जहाँ से वो अभिव्यक्त हो रहे हैं, उनका जो स्रोत है, जो उनका कारण है, जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक मानवता कहीं नहीं जाएगी। इस बारे में और विचार करें कि मैं अभिव्यक्ति को सही कर लूँ तो क्या शुद्धि हो जाएगी? क्या अपराधी सोच के अपराध करता है या उसकी प्रवृत्ति अपराधी की है? क्या विचार उससे अपराध करवाते हैं या अपराधी प्रवृत्ति की वजह से आपराधिक विचार आते हैं? इस बारे में थोड़ा सोचिए आप। फिर शीला ने कहा है कि असत्य है विचार क्योंकि बदलते हैं, परंतु मनुष्य की चेतना द्वारा मंथन किए गए विचार उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। यदि चेतना का प्रकाश पड़े विचारों पर तो आप देखेंगे कि मैं विचारों का दास नहीं हूँ। यहाँ तक कि वो बंद हो जाते हैं कभी कभी पूरी तरह से। चेतना बहुत तेज हो जाए तो विचार ही नहीं आते। ये बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात है। तो बहुत अच्छा लेख लिखा है इन्होंने, बहुत ही अच्छा प्रयास है। एक दो छोटी मोटी गलतियां हैं जो कि मेरा मत है। उसके बाद इन्होंने भाग 2 भी भेजा है इसका। विचारों की प्रक्रिया इन्होंने बताई है और इन्होंने विचारों को चित्त के स्पंदन के रूप में बताया है और इसको आभा मंडल कहा है। और फिर से पानी में उठने वाले बुलबुलों की उपमा दी है और एक बहुत ही अच्छा चित्र इन्होंने बनाया है। ऐसा लगता है कि ये किसी स्कूल में शिक्षक हैं और इन्होंने बहुत ही विस्तार में समझाने का प्रयास किया है कि विचार कैसे सूक्ष्म से स्थूल होते हैं और सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा पकड़े जाते हैं और फिर जो वही स्पंदन वातावरण में ऊर्जा के रूप में प्रकट होते हैं, जिनकी शुद्धता को कुछ लोग देख पाते हैं, कुछ लोग नहीं देख पाते। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, सूक्ष्म से स्थूल होते हैं, उनका आकार बढ़ता है। इन्होंने ये भी कहा है कि जब वातावरण में ये स्पंदन पहुंच जाते हैं तो हम इसे चित्तवृत्ति के नाम से जानते हैं। ये बड़ी रोचक परिभाषा है चित्तवृत्ति की। और इन्होंने कहा है कि ये मेरा अनुभव है कि ये सब शरीर के बाहर भी दिखाई पड़ता है। तो इस बारे में मतभेद हो सकते हैं। कुछ लोगों को ज़रूर दिखाई पड़ते हैं, विचार ही नहीं, भावनाएं और उस व्यक्ति की क्या प्रवृत्ति है, उस व्यक्ति में क्या बीमारियां हैं, उसके जीवन में क्या अच्छा बुरा हुआ है, वो सब दिखाई पड़ता है शरीर के बाहर। तो आज तो हमारा ये विषय नहीं है, लेकिन इसको पूरी तरह से समझा जा सकता है। कुछ लोग कहेंगे ऐसे कैसे, अभी तो आपने कहा कि विचार या चित्तवृत्ति तो सूक्ष्म है, ये तो आंखों से नहीं दिखाई देती। तो ये बात सत्य है, आंखों से नहीं दिखाई देती, देखती तो सूक्ष्म इंद्रियां ही हैं, लेकिन ऐसा आभास होता है कि वो बाहर कहीं दिख रहा है, सिर के पीछे दिख रहा है किसी के, या शरीर के आसपास दिख रहा है। इसलिए इन्होंने कहा है कि तीसरे नेत्र के थोड़े विकसित होने पर यह संभव है। ये तीसरा नेत्र क्या है? ये सूक्ष्म इंद्रिय है, नेत्र नहीं है। सूक्ष्म इंद्रियां सूक्ष्म स्पंदन पकड़ लेती हैं। कुछ व्यक्तियों की संवेदना इतनी तेज होती है, सूक्ष्म इंद्रियों से आने वाली जानकारी को स्थूल इंद्रियों की जानकारी के साथ मिला दिया जाता है। बड़ी विलक्षण प्रतिभा होती है उनमें। तो चित्र रूप में ही नहीं, हम दूसरों के विचारों को भावनाओं के रूप में भी अनुभव कर सकते हैं, जो अधिक प्रचलित है मेरे ख्याल से। ये अधिक लोगों के साथ होता है। किसी बुरे व्यक्ति के साथ बैठ जाएं तो उनको पता नहीं वो व्यक्ति अच्छा है बुरा है, फिर भी उनमें कुछ भावनाएं उठने लगती हैं
जो उस व्यक्ति से प्रसारित हो रही हैं वातावरण में। ये वातावरण में नहीं उठ रही, ये विश्व चित्त में प्रसारित होती हैं। वातावरण तो आभासिक है, मिथ्या है। बहुत से लोग कहेंगे सूक्ष्म है, ये हवा में कैसे चलता है? तो हवा में नहीं है, वो स्मृति में है, विश्व चित्त में है। इन्होंने कहा ये आणविक ऊर्जा है, जिसके बारे में मतभेद हो सकता है। ऊर्जा है, ये बिल्कुल ठीक है। स्थूल पदार्थ की ऊर्जा है, वो ठीक नहीं है। उसको आणविक कह ले या जो भी कह ले, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं मॉडल बना सकते हैं आप अपना, लेकिन यदि आप चित्त को नहीं जानते तो ये इन बातों को समझ नहीं पाएंगे। इन्होंने लिखा है बुद्धि के द्वारा इसको नियमित किया जा सकता है, और ये मेरे ख्याल से इतना विस्तार में मैंने आज तक विचारों के बारे में कहीं देखा नहीं। बहुत ही अच्छा प्रयास है इनका। तो ऐसा लगता है कि आप में पहले से ही बहुत ज्ञान है, और हाँ त्रुटियां हैं थोड़ी बहुत, लेकिन पर आपकी समझ भी बहुत है। तो देखिए, आप सोच रहे होंगे विचार, अरे इसमें तो मैं 2 लाइन लिख दूंगा, लेकिन ये छोटा सा लगने वाला विषय भी कितना बड़ा हो सकता है। ये तो चित्त की एक वृत्ति है। सोचिए, ऐसी हजारों वृत्तियां हैं। अभी आप उसके बारे में, हर वृत्ति के बारे में ज्ञान लेने लगे तो ये जीवन निकल जाएगा। थोड़ा बहुत ज्ञान होगा बस। ये कितनी बड़ी चीज़ है ये। तो मेरा ये सुझाव है कि एक बार जो आपका इतना विस्तृत ज्ञान है उसको भूल के मूलभूत देखने का प्रयास करें। तो जो आपने सारा डिटेल बताया है वो किसी और ही प्रकाश में चमकेगा, ऐसा मेरा सुझाव है। इसके बाद हमेशा की तरह पवन का बहुत अच्छा उत्तर आया है। इन्होंने परिभाषा की है, विचार की कि चित्त का विचरण ही विचार है। तो इनके संस्कृत ज्ञान के यहाँ पर आप एक अनुभव ले सकते हैं कि विचार शब्द आया कहाँ से। अब आप समझ गए होंगे कहाँ से आया। चर शब्द संस्कृत का, यानी चलना, गति। विचरण यानी चलना। जब चित्त चलता है उसको विचार कह सकते हैं, यानी एक तरह की गति है, एक तरह की ऊर्जा है चित्त की। और ये शब्द बहुत सुंदर है। जैसे कि संस्कृत के सभी शब्द होते हैं, बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं ये शब्द। नाम से ही आपको परिभाषा मिल जाएगी। बहुत से शब्द ऐसे हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ 50-60 शब्द हैं संस्कृत में जो अद्वैत में हमेशा मिलेंगे। आपको याद कर लेना चाहिए, रट लेना चाहिए पूरी तरह से। आप देखेंगे आपके ज्ञान पर तुरंत प्रभाव पड़ेगा। आपकी जो भाषा है, मातृभाषा या अंग्रेजी या हिंदी, वो दर्शन की भाषा नहीं है। उसमें अर्थ का अनर्थ हो चुका है। संस्कृत में भी काफ़ी कुछ भ्रष्ट हो गया है, लेकिन हमने अद्वैत में उसको नहीं होने दिया। परिभाषा पहले हम रखते हैं, कुछ भी बोलने से पहले उसकी परिभाषा करते हैं। इसलिए क्या प्रश्न पहले आता है? जब भी आप कोई शब्द लें तो सबसे पहले प्रश्न आता है, ये क्या है? और यदि शब्द में ही परिभाषित हो गया तो फिर आपको नहीं पूछना पड़ेगा क्या है। तो इन्होंने लिखा है कि विचार कर्म और स्मृति के बीच में है, जो विकास की वजह से हुआ है। बस इतना ही है कि कभी कभी वासना और कर्म के बीच में वो कड़ी नहीं रहती, उसके बिना भी कर्म होते हैं। इसीलिए इनको केवल स्मृति और कर्म के रूपों में परिभाषित करना पूर्ण परिभाषा नहीं होगी। बहुत ही सरल परिभाषा है। चित्त वृत्ति है जो आती है जाती है। जब वो इच्छा कर्म में तुरंत नहीं बदलती तो विचार के रूप में प्रकट होती है वही इच्छा। इसी को मैंने सूक्ष्म कर्म कहा है। विचार एक तरह का कर्म है जो चित्त में हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो लोग सोचते हैं कि मैंने सोचने के बाद कर्म किया, वहाँ कहीं गलती है थोड़ी सी। विचार खुद ही कर्म है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि कर्म करने के बाद कर्म किया, सूक्ष्म कर्म करने के बाद स्थूल कर्म किया, अब उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसीलिए मैंने आपको वो प्रयोग दिया था कि आप निर्णय कैसे लेते हैं इस पर बड़ी गहराई से ध्यान दें, बारीक ध्यान दें। हो चुका है कर्म वासना के आते ही कर्म हो गया है, इस बात पर गौर करें। अब वो या तो विचार के रूप में प्रकट होगा या तो कर्म इंद्रियों की गति के रूप में प्रकट होगा। विश्व चित्त के हिसाब से कोई फर्क नहीं है दोनों में। दोनों ही गति है, दोनों ही नाद रचनाओं की गति है। आप सोचते नहीं मैंने हाथ से काम किया तो वो कर्म हो गया। जो हाथ पर चलते हैं वो क्या है? नाद रचनाएं ही तो हैं। वो भी विश्व स्मृति में चल रही हैं, वो भी नाद रचनाएं। अब वो स्थूल इंद्रियों से दिख गई, इसका अर्थ थोड़ा ना कुछ अलग हो गया। विचार भी नाद रचनाएं, नाद रचनाओं की वृत्ति है।
वो भी नाद है, वो भी इस विश्वचित्त की स्मृति में ही चल रहे हैं, वो सूक्ष्म इंद्रियों से देखे गए हैं। अब बताइए दोनों में क्या फ़र्क रह गया? आपके जो स्थूल कर्म है और सूक्ष्म कर्म है, दोनों में क्या फ़र्क रह गया? विश्वचित्त की दृष्टि में दोनों बराबर हैं, इसलिए दोनों के फल आते हैं। एक योगी, एक ज्ञानी इसीलिए विचार भी नहीं करता, वो करना नहीं चाहता विचार। क्यों? वो भी कर्म है। बहुत से लोगों की मान्यता है कि हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। क्यों अच्छे होने चाहिए? अच्छे होने से क्या होगा? होने ही नहीं चाहिए। वृत्ति है वो, जो भी वृत्ति ले लें चित्त की, सब बराबर है। इसीलिए मुक्ति को विचारों का अंत नहीं कहा गया, मुक्ति को कारण शरीर का अंत कहा गया, है ना? क्यों? क्योंकि वही तो स्रोत है, वहीं से तो ये नदी शुरू होती है, वासनाओं के, विचारों की, और फिर बाढ़ आ जाती है कर्मों की। ऐसे आप विचार करेंगे तो जानेंगे कि दर्शन कितना बड़ा है, हजारों साल पुराना है। लोग कहते हैं तो पुराने ख्यालात हैं, लेकिन जो नए ख्यालात हैं वो तो गटर का पानी लगता है मुझे। ये जो पुराने विचार हैं मनीषियों के, ऋषियों के, इसकी इतनी गहराई आज तक कहीं नहीं देखी मैंने। क्यों लोग समझ नहीं पाते? वो बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पाती उनकी। अरे पुराने विचार हैं, पुराने विचार। तो इसका अर्थ ये नहीं कि किसी काम के नहीं है। इसका अर्थ ये है कि उनको हजारों वर्षों से ठोक बजा कर देखा गया है, अभी तक उसमें कोई गलती नहीं मिली लोगों को। जो भी कहा गया था हजारों वर्ष पहले, कोई गलती मुझे पकड़ाई नहीं आती। जो नए लोगों के नए विचार हैं वो पूरे बेढंगे होते हैं, वो सुनने का मन नहीं होता मेरा। वो क्यों और कैसे का एक ही उत्तर इन्होंने दिया है कि स्मृति से आते हैं विचार, जो बिल्कुल ठीक है। जो बुलबुलों का उन्होंने की उपमा दी थी, वही प्रक्रिया है। विचार होने के बाद, बुद्धि द्वारा निर्णय लेने के बाद, यही कर्म बन जाते हैं, वाणी बन जाते हैं, हाथ पैरों की गति बन जाते हैं। प्रक्रिया बड़ी सरल सी है। कब प्रकट होते हैं विचार? तो इन्होंने लिखा है कि यदि चेतना का अभाव है तो बार बार प्रकट होते रहेंगे अपने आप, और जब भी अनुभव होता है कुछ इंद्रियों द्वारा, अपने आप प्रकट होते हैं। तो हम देखेंगे वो अब हमेशा रहते हैं, विचार हमेशा रहते हैं। और ये बात ध्यान देने लायक है जो इन्होंने लिखी है। और जैसा कि मैंने अभी भी कहा कि यदि चेतना का अभाव हो तो फिर तो वो हमेशा ही रहेंगे और उल्टे सीधे रहेंगे। पहले विचार आता है, उसके बाद एक और विचार आता है कि ये मेरा विचार है, और इस तरह से उसको महत्व दिया जाता है। महत्व या वजन मिलने के बाद वो विचार और विचारों को खींच के ले आता है, जैसे इंजन रेल को खींच के लाता है। और जैसे आपने महत्व दिया है पहले विचार को, और सारी की सारी रेल आ जाती है। यहाँ चेतना नहीं है। जैसे ही पहला विचार आए, उसको चेतना के प्रकाश में यदि देख लिया जाए और उसको महत्व ना मिले, वो ऊर्जा ना मिले, उस पर वो वजन ना डालें, हम ये न कहें कि वो मेरा है, तो उसके पीछे जो भी हो नहीं आता, फिर प्रकट ही नहीं होता। कितनी भी बड़ी वासना हो, वो विचार बन के नहीं प्रकट होती चेतना के प्रकाश में। यहाँ बुद्धि भी इतनी अर्थपूर्ण नहीं है जितनी चेतना है। यदि आप विचारों से कष्ट भोग रहे हैं, बुद्धि कुछ नहीं कर पाएगी। इसके लिए चेतना को जागृत करना ही पड़ेगा। और ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग पर तभी आता है जब उसके विचार उसको 2 मिनट भी नहीं बैठने देते। तभी प्रश्न आता है कि ये हो क्या रहा है मेरे मन में। तब वो इधर उधर फ़ोन लगाता है, इस आश्रम में जाता है, उस आश्रम में जाता है, मनोवैज्ञानिक के पास जाता है कि कुछ गोली दे दीजिए, विचार चले जाएं। विचारों की गोली नहीं होती। बहुत से लोगों की मान्यता है कि मृत्यु होने के बाद विचार चले जाएंगे। नहीं जाएंगे। विचारों की परत ऊपरी परत है, मृत्यु यानी निचली परतें ध्वस्त हो जाती हैं। जो वैदेहिक प्राणी हैं उनके दर्शन विचारों के रूप में ही होंगे। विचार आते हुए दिखाई पड़ेंगे, कौन है किसका है वो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वैदिक प्राणी सब जगह है, क्योंकि न स्थान है न समय है। अभी भी वो सारे विचार वातावरण में है। वातावरण अर्थात सूक्ष्म वातावरण, विश्व स्मृति, और अभी भी हमें प्रभावित करते हैं। जब मानसिक दोष होता है तो ये वैदिक प्राणियों के विचार सूक्ष्म इंद्रियां पकड़ने लगती हैं, क्योंकि वो दीवार अब इतनी मजबूत नहीं रही। सूक्ष्म लोक और स्थूल लोक में ऐसे व्यक्ति को हम प्रेतग्रस्त कहते हैं कि इसको भूत ने पकड़ लिया है। अब इस तरह से आप खोजने जाएंगे, आपको हर उत्तर मिल जाएगा। देखिए, जो चित्त को जान गया
वो संपूर्ण माया को जान गया। तो क्या अभी मैं बैठा हूँ, क्या मेरे मन में किसी वैदिक प्राणियों के विचार आ रहे हैं या दूसरे दैहिक प्राणियों के विचार भी आ रहे हैं? तो उत्तर बहुत साफ है कि हाँ, आप सोचते हैं कि मेरे विचार है बस। और क्योंकि आपकी बुद्धि चेतना थोड़ी बहुत जागृत है, काम कर रही है, उस पागल व्यक्ति की तरह नहीं है, तो आप उनको आकर जाने देते हैं। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता क्या है। विचारों के शोर में हम बैठे हैं। जैसे जो शहर में लोग रहते हैं, सड़क के ठीक बाजू में रहते हैं, पता नहीं कैसे रहते हैं, जहाँ पर 24 घंटे ट्रैफिक की आवाज़ होती है, ट्रैफिक का शोर होता है 24 घंटे। उनसे पूछा जाए कि तुम रहते कैसे हो, तो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चलता शोर का। ऊपर से उनका टीवी भी चलता है, फ़ोन भी चलता है और लोग भी चिल्ला रहे होते हैं घरों में, उनको आदत सी पड़ गई होती है। और जो किसी शांत वातावरण में रहता है व्यक्ति, वो वहाँ 2 मिनट भी नहीं बैठ पाएगा, टिक भी नहीं पाएगा, वो सो भी नहीं पाएगा। तो ये प्रदूषण जो है उसकी आदत सी हो गई है व्यक्ति को, आम व्यक्ति को। इसलिए जो उसका चित्त चीख चिल्ला रहा है, केवल उतना ही उसको समझ में आता है। जो सूक्ष्म विचार हैं, जो बहुत, जिनकी तीव्रता नहीं है, जिनमें बहुत ही कम ऊर्जा है, वो नहीं पकड़ पाते हो। इसलिए उनको कोई अनुभव नहीं होते इस तरह के। यदि आप किसी दूर जगह पहुंच जाए जहाँ पर शांति हो और अपने मन को भी शांत कर लें, गुफा में बैठ जाए, जंगल में बैठ जाए जाकर, अब आपको विश्व चित्त में कहाँ क्या विचार चल रहा है वो सब दिखेगा। लेकिन इसको केवल सुनकर न मान लें, आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ये तो ज्ञान मार्ग है, प्रयोग से ही सत्य पता चलेगा इस बात का। इन्होंने कहा है विचार मन में प्रकट होते हैं, जो बिल्कुल ठीक है। और इन्होंने अभी इसको संक्रमण की क्रिया कहा है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक दैहिक प्राणी, वैदिक प्राणी, देवी देवता, गुरु क्षेत्र, कहीं से भी वो स्पंदन पकड़ा जा सकता है। ये विचारों को मेरा कहना उतनी ही बड़ी अज्ञानता है जितना कि इन बादलों को, इस हवा को, इस बारिश को मेरा कहना होगी। प्राकृतिक घटनाएं हैं, विचार मेरा नहीं है। क्योंकि भिन्नता होती है, जैसे पवन कुमार ने लिखा है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के अलग विचार होते हैं, तो इसीलिए ये आभास होता है कि मेरे हैं। क्योंकि आपका तो कुछ और विचार है, तो ये जो अलग है वो तो मेरा ही होगा। दोनों आपके नहीं है और उस व्यक्ति का भी कोई विचार नहीं है। तो इन्होंने बड़ी रोचक बात लिखी कि विचार तो असंख्य है, लेकिन जितनी मान्यताएं होंगी और जितनी अवधारणाएं होंगी उतने विचार होंगे, जो कि 100% सही है। बहुत अच्छी बात लिखी है। जैसे मैंने आदिवासियों का उदाहरण दिया था, कोई खास मान्यता नहीं होती, उनमें कोई अवधारणा नहीं होती, जो रोज का है वही है, उसमें क्या विचार करना। इसी तरह से पशु पक्षियों का भी है, कोई विचार नहीं होता। जिनके मन में बहुत कचरा भरा है उनके उतने विचार होंगे, प्रदूषण होगा विचारों का उनके मन में, उनको रोकना आप संभव नहीं है। कचरा पेटी में कचरा भरा है तो बदबू तो आएगी ही, उठेगी ही। इसी तरह से बहुत ज्ञान भर जाए मन में तो भी विचार आते ही रहते हैं। ज्ञानी को न सुगंध चाहिए न दुर्गंध चाहिए विचार की, उसको शांति चाहिए। इसलिए ज्ञान मार्ग पर हम सभी मान्यताओं का नाश कर देते हैं, अवधारणाओं का नाश कर देते हैं। अब कोई विचार नहीं आता, अब कोई प्रश्न भी नहीं बचता। आप देखेंगे जितना अज्ञान होगा उतने प्रश्न होंगे आपके, उतना आपका चित्त दौड़ता रहेगा, विचरण करता रहेगा, भागता रहेगा। कभी कभी मैं बात करता हूँ किसी से तो घोड़े की तरह दौड़ना शुरू हो जाता है वो चित्त, क्योंकि हमने बस छेड़ दिया है उसको। अब वो जब तक पूरी रेलगाड़ी निकल नहीं जाती तब तक वो व्यक्ति चुप नहीं होता। कभी कभी मुझे रोकना पड़ता है कि हाँ, एक वाक्य बोल के आपको रोकना है, नहीं तो विचारों की बाढ़ में आपने जो बोला है वो सब बह जाएगा। आपको खुद को पता नहीं चलता आप क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा था कि एक तरह की मानसिक बीमारी है, एक तरह का मानसिक रोग है, अति विचार, जिससे कि अति विचार करने वाले लोग सहमत नहीं होंगे। उनका तो जीवन ही वो हो गया है। बहुत से लोग जब विपश्यना आदि शिविर में जाते हैं या फिर ध्यान करना शुरू करते हैं, उनको कहा जाता है बंद करो विचार, तो वो बहुत डर जाते हैं। क्यों? वो सोचते हैं विचार नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा। विचार ही उनको याद दिलाते हैं कि तुम जीवित हो। अब इसको मानसिक रोग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो बहुत अच्छा बिंदु था। अमान्यता क्या है कि विचार मेरे हैं, अच्छे बुरे हैं विचार, और जो कर्ता भाव है, अहंभाव है, उसको कोई विचार नहीं मानता, उसको तो मैं ही मान लेते हैं। अधिकतर भीड़ चाल है, ऐसा पवन ने लिखा है। और अध्यात्म में हम आत्म विचार पर ध्यान देते हैं, कोई और विचार नहीं करते, जिसका अर्थ है चेतना में बने रहना। मेरा मूल तत्व क्या है? ये विचार आत्मविचार है।
और सभी विचारों को छोड़कर हम इसी विचार को पकड़े रहते हैं। ये स्मरण है। उन्होंने कहा पारमार्थिक दृष्टि से विचार असत्य हैं, आते जाते हैं। असत्य की नदी है जो बहती रहती है, लेकिन सापेक्षिक रूप से सत्य है। तो बहुत ही अच्छा लेख है, उसमें अधिक त्रुटियां नहीं मिली, कुछ भी गलत मुझे खास नहीं मिला। संदीप का उत्तर आया है और इस बार बहुत लंबा उत्तर आया है। इन्होंने बुद्धि की परत पर होने वाली प्रक्रिया को विचार कहा है, जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए था कि विचार यानी एक जगह बैठकर सोचना। सोचना और विचार शब्द एक ही अर्थ है दोनों का, वो परिभाषा नहीं है। और लेकिन इनका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि लोग मान लेते हैं कि भावनाएं, इच्छाएं ये सब विचार हैं, लेकिन ये वो विचार नहीं कहलाएंगी। इन्होंने एक बात लिखी है कि इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं होता, लेकिन विचारों पर नियंत्रण होता है। क्या सोचना है क्या नहीं, इस पर नियंत्रण होता है, बुद्धि के अंदर है। लेकिन ये बात ठीक नहीं है, विचारों पर भी नियंत्रण नहीं होता किसी का। इन्होंने लिखा है इच्छा विचारों का दास है, ये बात भी ठीक नहीं है, विचार इच्छाओं के दास है। इन्होंने लिखा है एक मान्यता है कि जो सिर में अनुभव होते हैं वो विचार है, जो गलत है। ये बात सही है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि विचार एक वृत्ति है। बाकी आपको ये सब कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं थी, न इच्छा को लाने की आवश्यकता थी यहाँ पर, न भावना को, न नाद रचना को, कुछ लाने की आवश्यकता नहीं थी। जब आप विचार क्या है ये उत्तर देना चाहते हैं तो एक लाइन का उत्तर आ सकता है। एक और लाइन लिख सकते हैं कि वासनाओं की प्रकट रूप है। तो आपने लिखा जागृत अवस्था में चलता है, लेकिन ये भी ठीक नहीं है, सभी अवस्थाओं में चल सकता है विचार। फिर उन्होंने लिखा है ज्ञान तब बढ़ता है जब व्यक्ति की बुद्धि बढ़ती है और विचार प्रकट होते हैं। ये बात भी सही नहीं है। बुद्धि बढ़ेगी तो विचार कम होने चाहिए, अधिक नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर अधिक विचार की आवश्यकता नहीं है, बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जिनकी बुद्धि अधिक होती है वो अधिक विचार नहीं करते। कहाँ है? तो इन्होंने कहा जागृत अवस्था में बुद्धि की परत। वो बिल्कुल ठीक है, बुद्धि की परत में है, चित्त की कोई परत है उसमें है, लेकिन जागृत अवस्था में के अलावा भी है। जागृत अवस्था में हमको उनका स्पष्ट अनुभव होता है, बस बाकी सभी अवस्थाओं में होता है, लेकिन वो आपको याद नहीं रहता। इन्होंने कहा विचारों का समय से कोई संबंध नहीं है। आपका अनुभव क्या कहता है कि जब भी इच्छा होगी विचार होगा, हमेशा नहीं होते विचार। जैसे नींद की अवस्था में विचार नहीं होते या बहुत कम हो जाते हैं, या फिर याद नहीं होता, जो विचार आ रहे हैं वो चलते रहते होंगे लेकिन याद नहीं रहता हमें। तो इसका उत्तर जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी, कहना चाहिए कि हमेशा है विचार। ये कहना ठीक नहीं कि समय से कोई संबंध नहीं, वृत्तियां समय में ही प्रकट होती हैं। विचार कैसे आते हैं? तो इन्होंने कहा है कि ज्ञान से आते हैं, जो पूरी तरह गलत है। ज्ञान से विचार बंद हो जाते हैं, अज्ञान से विचार आते हैं। विचार क्यों है? इन्होंने लिखा है मानव समाज के लिए विचारों का बहुत महत्व है। तो आपका उत्तर यहाँ भी गलत है। क्यों प्रश्न में कारण बताना है आपको, उसका महत्व है या नहीं वो नहीं पूछा गया। विचार कौन है? विचार व्यक्ति नहीं है, मानव चित्त में होने वाली वृत्ति है जो बुद्धि के अंदर आती है। अब ये वाक्य पूरी तरह से ठीक है, व्यक्तिक नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इसकी समझ नहीं है अभी, क्योंकि वो प्रतीत तो होते हैं कि व्यक्तिक है, मेरे विचार हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। मानव चित्त में होने वाली, सभी चित्तों में होती है ये, केवल मानव चित्त में नहीं है। मानव चित्त और उसके ऊपर सभी चित्त, सब में ये वृत्ति है। तो आपने ये उत्तर देते समय कोई विचार नहीं किया। विचार कितने? इन्होंने लिखा है प्रश्न अर्थहीन है। क्यों अर्थहीन है? आप गिनती कर सकते हैं विचारों की, हमेशा चलता रहता है। आप ही ने लिखा है बार बार दोहराता है, तो अनंत है आप कह सकते हैं। प्रश्न तो अर्थहीन नहीं हो गया। उसका उत्तर है जब तक ये परत सक्रिय है तब तक विचार आते रहेंगे। इन्होंने लिखा है विचार असत्य है, जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्होंने जो कारण दिया है वो सही नहीं लगता कि किसी भी स्थिति पर परिभाषित हो सकता है। विचार असत्य है क्योंकि आता है जाता है, परिवर्तनशील है। अद्वैत में या ज्ञान मार्ग पर मानदंड बड़ा साफ है कि जो परिवर्तित होता है वो असत्य है। आपको अधिक सोचना भी नहीं है उस बारे में, देखना है परिवर्तनशील है या नहीं है, बस असत्य है लिख देना है और आपको पूरे नंबर मिलेंगे उसका आपको कारण भी नहीं बताना है। फिर ये प्रश्न क्यों पूछा गया? ये प्रश्न आपको ये देखने के लिए मजबूर करता है कि देखो मैं ये बदल रहा है या नहीं बदल रहा, कहीं मैंने इसको सत्य तो नहीं मान लिया, इसीलिए प्रश्न पूछा गया है। तो मुझे लगता है संदीप
आपकी प्रगति कहीं रुक गई है, आपको भी मैं सुझाव दूंगा कि मूलभूत ज्ञान की तरफ जाएं। बुद्धि शुद्धि का मैं सुझाव देता हूँ। एक छोटा विषय ले और उसी पर आप पहले उसी को साधने का प्रयास करें, छोटे विषय को, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। आपको कुछ मूल तत्व समझ में आ गए हैं, लेकिन जो बारीक ज्ञान है वो अभी तक पकड़ में नहीं आया। तो मेरा सुझाव यही रहेगा, जो मोटा मोटा ज्ञान है उसको पहले साधने का प्रयास करें। जब भी आप लिखते हैं ये अर्थहीन है, ये मनुष्य समाज के लिए उपयोगी है, जो मैं हर बार देखता हूँ, हर मनन में आपका ये एक दो वही लाइनें होती हैं जो लगता है आदत की वजह से है, उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा। लिखने से पहले मैंने तो कहा था कि 24 घंटे रुकना है आपको, उसके बाद देखना है, एक एक शब्द को देखना है कि ये मेरे अनुभव के अनुसार है या नहीं। बार बार चेक करना है कि ये कहीं मान्यता तो नहीं है, ये कहीं मेरी स्मृति से तो नहीं आया उत्तर, कहीं मेरी बुद्धि तो भटक नहीं रही उधर उधर की, वही लिख रही है जो उसको पता है, ये कुछ प्रयास हो रहा है नया जानने का। इसीलिए लिखना इतना लाभदायक है केवल बोलने या सोचने से, क्योंकि वो बुद्धि को समय देता है कि ये मैंने क्या लिखा है, जानने का। ज्ञान मार्ग में एक बड़ी खासियत है जो किसी मार्ग में नहीं है, आपने ध्यान दिया होगा कि हम केवल बताते नहीं हैं कि ऐसा ऐसा है, हम उसका संपूर्ण कारण भी देते हैं, उसका पूरा इतिहास भी बताते हैं कि देखो सिर्फ मैंने बोल दिया इसलिए वो सत्य नहीं हो गया। अनुभव को भी देखिए, आपका क्या अनुभव है देखिए, आपके ज्ञान के जो साधन है वो भी देखिए, वो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ साधन ले रखे हैं आपने। ये सब हो जाता है, उसके बाद बुद्धि तेज होती है, उसकी धार तेज होती है बुद्धि की, तब वो असत्य और सत्य में भेद कर सकती है बुद्धि। ये मनन, ये अंतर्दृष्टि जब तक नहीं होगी तब तक सही उत्तर नहीं आएंगे। संदीप को तो मेरा ये भी सुझाव रहेगा कि जैसे छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं कि ये जो अक्षर लिखा है ठीक वैसे की वैसी नकल करो। अब छोटे बच्चे को समझ में नहीं आता वो अक्षर का अर्थ क्या है, लेकिन हम सिखाने का प्रयास करेंगे, देखो इसको ऐसे लिखो, ये सीधी डंडी है, ये टेढ़ी डंडी है, यहाँ गोला बनाओ। अब वो वैसी वैसी नकल कर लेता है और धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है कि ये अक्षर है, वो अक्षर है, इस शब्द में ये अक्षर लगा है। अब उसको शब्द आने लगते हैं। तो शुरू तो हुआ था नकल करने से, बिना सोचे बिना जाने, लेकिन फिर भी काम आया। तो मेरा सुझाव ये है, जो काफ़ी दिनों के बाद भी प्रगति नहीं हो पा रही, जिनमें स्पष्टता नहीं आ पा रही है, कि नकल करें आप सीधे, जो मैंने कहा है बोधि वार्ता में या कहीं और, ठीक वैसा वैसा लिख लें आप। जैसे हम गुरु वचनों को बचपन में पूरी तरह सत्य मान लेते थे, इन्होंने कहा है तो सच होगा। हमें वो बुद्धि नहीं थी प्रश्न करने की, और उससे हमें आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिली कि इन्होंने कहा है कि 10 का पहाड़ा ऐसा ही है, तो पूरा रट लेते थे ऐसा ही है, हमें क्या पता वो पहाड़ी का अर्थ क्या है, लेकिन आगे जाके पता चला उसका महत्व क्या है। इसी तरह से मेरा सुझाव यही रहेगा कि पूरी नकल कर लें, भले ही आपको समझ में ना आए क्या है, क्यों कहा गया ऐसा, तो भी आप ठीक वही का वही याद कर लें। जैसे जैसे आपकी प्रगति होगी, वो जो आपने याद रखा है बिना विचार किए बिना समझे, वो भी काम आएगा। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि हमारे शिक्षा की जो पद्धति है वो बहुत गिरी हुई है, सिर्फ रटाया जाता है। इसमें सत्य तो है, लेकिन आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि गुरुकुल पद्धति में, गुरु शिष्य परंपरा में भी बहुत कुछ रटाया जाता है। पूरा पूरा शास्त्र, वेद, उपनिषद सब कुछ रटा दिया जाता है, और वो शिष्य जो है 5 साल से लेकर 15 साल तक वो कुछ नहीं रटता ही रहता है, तोते की तरह, क्योंकि गुरु भी जानता है अभी तक इसकी बुद्धि इतनी पक्की नहीं है कि कुछ समझ भी पाए। वो कुछ विलक्षण होते हैं, यहाँ देखिए तो मनुष्य बड़ा विचित्र जीव है, कुछ पकड़ लेते हैं वो बात, नहीं तो जो गुरु ने बताया वो बस बोलना है। कभी कभी शिष्य कैसे बोलता है, किस अंदाज से बोलता है, किस स्टाइल में बोलता है, वो देखकर आप बता सकते हो किस गुरु का शिष्य है, गुरु का नाम भी बता सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखा तो बहुत तेज बुद्धि वाले लोग हैं। उन्होंने मुझसे, बहुत से लोगों ने पूछा था, तुम आपके गुरु ओशो हैं क्या? कैसे जाना उन्होंने कि उनका बहुत प्रभाव है इस व्यक्ति पर? क्योंकि मैं बोलना शुरू करता हूँ, वो ओशो आ ही जाता है उसमें कहीं ना कहीं। उनकी जो मध्य प्रदेशी हिंदी है प्रकट हो जाती है इधर। बहुत से लोग सोचते हैं मैं तो यूपी का रहने वाला हूँगा क्योंकि वो प्रभाव दिख गया है उनको क्या पता मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। सुन सुन के बचपन से पढ़ के
वो गुरु बस गया है अंदर, नहीं समझ में आता तो भी वो याद कर लिया उन्होंने जो कहा था। आपने देखा होगा कि आप कोई बहुत अच्छी फिल्म देखते हैं तो एक हफ्ते तक तो हीरो ने जो जिस अंदाज में बोला है वही दोहराते रहते हैं, ठीक वैसी नकल करते हैं। क्यों? प्रभाव पड़ा है बहुत। यदि मैंने जो कहा है उसका प्रभाव पड़ा है आपके मन पर, तो आप देखेंगे आप ठीक वही दोहराने लगेंगे, जिसमें कोई बुराई नहीं है। मैं नहीं कहता कि मत दोहराना, नकल नहीं करना, इसमें कोई बुराई नहीं नकल करने में। बाद में जाके आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जो मैं तोते की तरह दोहरा रहा हूँ उसमें कुछ सच है भी या नहीं। जब बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी अपने आप पता चलेगा। गुरु अपने आप आपको वो जो तोते वाली अवस्था है उससे निकालेगा कि देखो अब तुमने ये सब याद कर लिया है, अब मैं तुम्हें प्रश्न देता हूँ, उसका अपने शब्दों में लिख कर लाओ उत्तर। अब यहाँ पे गुरु आपको नकल करने को नहीं कह रहा, आप सोचने को कह रहा है, विचार करने को कह रहा है, मनन को कह रहा है। आपने देखा होगा, मैं भी यही करता हूँ। 2 दिन फ़ोन हो जाते हैं, 2 दिन सत्संग हो जाती है, तो उनको बड़े प्यार से मैं समझाता हूँ, सब उत्तर देता हूँ पके पकाए। फिर उसी विषय पर उनके प्रश्न आ गए या मैंने देखा कि वहाँ कमी रह रही है, अभी कुछ विषय पकड़ा नहीं है, तो अब मैं अपना राग बदल देता हूँ। अब मैं कहता हूँ ये लो, ये प्रश्न है, इस पर कुछ लिख के लाओ, अब अपनी भी बुद्धि चलाओ। अब नकल से नहीं होगा, अब प्रगति नहीं होगी। ऐसा मैंने बहुत लोगों का, और ये मनन की श्रृंखला भी उसी का भाग है। और मुझे तुरंत पता चलता है उस व्यक्ति ने क्या लिखा है, मुझे तुरंत पता चलता है उसमें बाधा कहाँ पर है। तो हम कहते हैं रटना नहीं चाहिए, लेकिन गुरुकुल में भी यही होता है, जो जिसकी जो बुद्धि होगी उसको वो उपाय दिया जाता है। एक दिन आप इतने आगे पहुंच जाएंगे कि आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, आपको यहाँ तक सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपके सामने उत्तर होगा। उत्तर देखकर आप भूल भी जाएंगे, अगले दिन याद नहीं रहेगा मैंने क्या उत्तर दिया था, ये सब भूल जाएंगे। अद्वैत वगैरह क्या होता है ये सब भूल जाएंगे, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता। जैसे ही प्रश्न आता है, जैसे ही शंका आती है, वो उत्तर बन जाता है, क्योंकि अंदर इतनी मशीनरी पैनी हो गई है, कर करके 25 सालों से वही चल रहा है। अब मुझे उत्तर याद नहीं करने पड़ते। यहाँ तक कि कभी कभी उत्तर अलग आता है, कभी कभी पूरी तरह अलग होता है, मेरी समझ में नहीं आता अलग क्यों हो गया। जब मैं उस व्यक्ति की ओर देखता हूँ तो समझ में आता है कि मेरा उत्तर अलग इसलिए हो गया था पिछले उत्तरों से, क्योंकि मैं जान गया था कि इस व्यक्ति को वही समझ में आएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि मैं कहता हूँ कि भाई आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि करता नहीं है, करता तो आभासिक है, माया है। ये उत्तर रहता है बहुत बार। ऐसा लगता है रटा रटाया उत्तर है, लेकिन सत्य है। कभी कभी मैं कह देता हूँ कि देखो अब स्वार्थ का काम मत करना, सेवा का काम करना, सभी प्राणियों की सेवा करना, यही तुम्हारा उद्देश्य है, यही जीवन का उद्देश्य है। अब सेवा भी तो कर्म है, कैसे करूं मैं कर्म, मैं तो करता नहीं हूं, मैं तो दृष्टा हूं। क्यों आपने ये गलत उत्तर दिया मुझे? बहुत से लोगों ने देखा होगा, और वो इसीलिए है क्योंकि उस स्तर पर वो व्यक्ति इससे ऊपर नहीं समझेगा, स्वार्थ में डूबा है वो। उसको मैं कहूंगा भाई तुम करते नहीं हो, करते रहो जो कर रहे हो, तो उसकी क्या प्रगति होगी? तो कैसे प्रगति होगी उसकी? उसके लिए झूठ गढ़ा जाता है, जिसको हम झूठ नहीं कहेंगे, सापेक्षिक सत्य कहेंगे, कि देखो ये अशुद्धि है जो स्वार्थ की वजह से है, अब तुम करता हो नहीं हो, भूल जाओ इसको, तुम्हारे किसी काम का नहीं है उत्तर। सेवा भाव में आ जाओ, स्वार्थ को छोड़ दो, उसके बाद प्रगति होगी। प्रगति अर्थात बुद्धि शुद्ध हुई है, अब स्वार्थलीन नहीं है जीवन, अब थोड़ी ऊर्जा आपकी बंधन मुक्त है सब समझने के लिए, सोचने के लिए। तो ये सिखाते सिखाते मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो ये ज्ञान प्राप्त करना भी एक कला है, ये कला आनी चाहिए साधक को। सिर्फ उत्तर आने से कुछ नहीं होगा, मेरा प्रयास रहता है ये सिखाने का सबको। तो प्रयास करते रहें, सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, गलतियां ठीक करते रहें, एक दिन आप स्वयं गलतियां पकड़ लेंगे। और मैं जहाँ तक हो सके सहायता करता रहूँगा। अगला विषय आप जान ही गए हैं, भावना का विषय है, विचार करके लिखें भावनाओं के बारे में। और मैं आपसे फिर मिलूंगा मनन के अगले भाग में 7 दिन बाद। धन्यवाद।